इसमें होगा ना, हाँ इसको डाल दिया 503 के नाम से, या डीबी 503 के नाम से इसमें ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, 2 दिन का है ना, बीच में टाइम भी था तो एक दिन क्लास नहीं थी। सो जो लोगों ने ट्राई किया वो डाउट बता सकते हो और इसको कंप्लीट करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम डेट के पीवाईक्यू में एग्जाम में भी आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पीवाईक्यू में मिलेगा और आपके ओरिजिनल एग्जाम जो 2025 में होगा उसमें भी आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का पता ही है, 11-12 में था, पढ़ाया भी था मैंने। अभी ये बैच 1 के नाम से रिकॉर्डिंग अपलोड हुआ, एक लेक्चर अपलोड किया हमने बैच 1, एक लेक्चर बैच मतलब बैच 1 का लेक्चर 00 लेक्चर 1 अपलोड हुआ, लेक्चर 2 होगा ये आज। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन पता ही है, डिफरेंशिएबिलिटी पता ही है, तो जो डाउट से बताओ, डाउट्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा। जी सर कंटिन्यूटी में है बस सर, डोमेन वाले में 9th वाला। ठीक है 9th ये नहीं सर कंटिन्यूटी में। अच्छा आगे जाके, अच्छा इन्होंने सेक्शन में बात कर रखा है, अलग अलग सेक्शन बना रखा है इन्होंने, तो सर और आगे ये सब ट्राई कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं पढ़े वो हम ट्राई कर बता दूंगा, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा नहीं एक बार सारे कॉन्सेप्ट बता दिए सारे, कई बार नए नए क्वेश्चन के थ्रू नया कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है या नया अप्रोच जनरेट हो जाता है, तो क्वेश्चन करके अप्रोच आएगा। तो ये इसकी बात कर रहे हैं आप, तो इसमें ये इसमें भी सर डोमेन वाले सर पोर्शन में ये थोड़ा सर आगे इधर नीचे करिए सर। अच्छा और आगे, अच्छा कंटिन्यूटी इसमें 9th वाला ये वाला, ओके चलिए जी दे देखो, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, तो ये लेस देन इक्वल टू x डिनोट करता है, fx बराबर x sin पाई x। जबकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम में भी आया, अभी देखेंगे पीवाईक्यू एग्जाम का भी करेंगे बाद में, तो उसमें आपको पता चलेगा ये, तो इस तरह क्वेश्चन वहां भी आते हैं। तो पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस और किस पॉइंट पे नहीं है। देखो तो इसका बेसिक आइडिया ये है, ठीक है विजिबल है, देख लो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हमारे पास जो फंक्शन है ना fx, वो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x sin पाई x। ठीक, तो क्या ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है? तो यू नो 0 पे कॉन्टिन्यूअस कब होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए। तो पहले तो मुझे ये बताओ कोई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0, एग्जैक्ट 0 क्या होगा? 0। तो 0 इंटू साइन पाई 0 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये 0 ही आ गया। अब आगे थोड़े चलते हैं, देखो ध्यान से। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसकी बात करनी है। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो अभी क्या होगा, ये वैल्यू जो है, बॉक्स की बात करें, पहले इसको देखते हैं ये क्या आएगा। हमें देखना है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, ये मेनली है। तो x टेंड्स टू 0 प्लस है और यहाँ साइन पाई x है और x 0 प्लस है, तो साइन का ग्राफ बनाओ। तो साइन पाई x का ग्राफ बनाओ। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ। सो x का ग्राफ बनाना है साइन पाई x का, तो ये 0 है, यहाँ मैं 1/2 ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ 3/2, यहाँ 2। मैं ग्राफ बना रहा हूँ साइन पाई x का, तो जब x को हाफ रखूंगा π/2, तो साइन π/2 1, x को 1 रखूंगा तो साइन पाई 0, 3π/2 - 1 दिस। क्योंकि मैंने जो ग्राफ बनाया ना ये, अभी मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ साइन पाई x का, ये समझ लो y है ये। सो y बराबर साइन पाई x का ग्राफ बना रहा हूँ, x y, ठीक है ना। तो 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो π/2 1, x को 1/2 sin π/2 1, x पाई 0, ये ठीक है। अब ध्यान से देखो, ओके थोड़ा इसको ही बनाना था मुझे, तो मान लो यहाँ मैं, सो ये हो गया -1/2, ये हो गया -1 और
यहां से इस तरह से है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे तो। सो ये -1 है, ये -3/2 है और ये -2 है। तो मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है तुमसे, देखो ध्यान से। अगर x टेंड्स टू 0 प्लस है और ये ग्राफ साइन पाई एक्स का है, ग्राफ किसका है? साइन पाई एक्स का। तो जो साइन पाई एक्स है वो किसको अप्रोच कर रही है? 0 प्लस को या 0 माइनस को? मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ग्राफ देख के बताओ, ठीक है ना? तो ये भी 0 प्लस को अप्रोच कर रही है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब x थोड़े आगे जाओगे तो ऊपर चला गया, तो ये ग्राफ ऊपर चला गया मतलब पॉजिटिव हो गया। जबकि यही तुमसे मैं पूछता कि x अगर 0 प्लस को अप्रोच नहीं 0 माइनस को अप्रोच कर रही है, तो बताओ साइन पाई एक्स किसको अप्रोच करेगी? जब x की वैल्यू नेगेटिव है, 0 माइनस का मतलब क्या है? x टेंड्स अरे मैं अभी सिर्फ साइन पाई एक्स की बात कर रहा हूं, कहां खोए रहते हो तुम? क्वेश्चन क्या है? हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम आगे सोच रहे हो। मैं तुम्हें जो पूछ रहा हूँ वही बताओ ना मुझे। मैं पूछ रहा हूँ कि x 0 माइनस है तो साइन पाई एक्स कहाँ अप्रोच करेगी? तुम x साइन पाई एक्स बता रहे हो, मतलब जो अर्का की बात कर रहा हूँ। साइन पाई एक्स 0 माइनस, ठीक है ना? ये जब x नेगेटिव है तो साइन में नेगेटिव है। अब देखो आगे, तो मैं इसको भी यूज करूंगा आगे, मैं इसको भी यूज करूंगा, ठीक है ना? तो x जब 0 प्लस है तो साइन भी 0 प्लस है, क्योंकि x जब पॉजिटिव है तो यहां समझो, जब x पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ग्राफ ऊपर जा रही है, जब x नेगेटिव मतलब x जब पीछे जा रही है तो ग्राफ नीचे जा रही है, ठीक है ना? जब x तो ये नीचे जा रही है। चलो तो यहाँ पे आते हैं। अब ध्यान से सोचो, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसकी बात, तो ये किसके इक्वल होगी? c x टेंड्स टू 0 प्लस है तो ये 0 प्लस पे गई है, और ये वाले पॉइंट भी कहाँ जा रही है? 0 प्लस पे। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों नंबर, पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितनी होगी? पॉजिटिव। टोटल हो गई पॉजिटिव, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.0001 टाइप का। अब बताओ इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी? तो 0 मिलेगी। तो ये हमने निकाला फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू, ये निकाला फंक्शन की लिमिट, ठीक है ना? तो हमने क्या फाइंड किया? फंक्शन की लिमिट, यहां पे फंक्शन की लिमिट निकाल दी, ये निकाला हमने लिमिट ऑफ fx जब x 0 प्लस है। अब यही चीज मुझे लिखनी है जब x 0 माइनस है। सो यहाँ पे नाउ x टेंड्स टू 0 माइनस fx, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x साइन पाई x। अब बताओ क्या होगी? ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 0 माइनस को, यहाँ पे साइन भी वो करेगा 0 माइनस। यस, दिस विल आल्सो अप्रोच टू 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़े कम, दोनों 0 से थोड़े कम है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो बता रहा था उस टाइम, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया एक्चुअली, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर पे लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आ गया फिर 0। तो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, तो मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू हो गया। सेम 1 के साथ कर सकते हो, करो। देखो यहाँ पे अब इस ग्राफ में देखोगे, जब x अप्रोच कर रही है 1 प्लस को, जब x अप्रोच कर रही है 1 प्लस को, तो बताओ साइन पाई x किसको अप्रोच कर रही है? 1 नहीं 0 देखो नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। तो जब x 1 से थोड़ी ज्यादा हो तो ग्राफ कहाँ जा रही है? नीचे। हाँ तो कहाँ? ये तो 0 है ना, यहाँ y बराबर 0 है ये लाइन, सॉरी हाँ y बराबर 0 एक्सेस, हाँ y बराबर 0 की लाइन है ना ये, तो नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या? 0 नेगेटिव 0 माइनस, यस। और जब x टेंड्स टू 1 माइनस है तो बताओ साइन पाई x किसको अप्रोच कर रही है? 0 माइनस। नहीं तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। 1 यहाँ पे है, जब x की वैल्यू 1 से कम है, x टेंड्स टू 1 माइनस का क्या मतलब है? 0 प्लस। हाँ, सो x की वैल्यू 1 से कम है ना,
तो जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ग्राफ तो ऊपर है ना, फिर तो जब x की वैल्यू 1 से पीछे है तो ग्राफ तो मेरा x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो ग्राफ नीचे आ गई x एक्सिस के, तो x नेगेटिव y नेगेटिव हो गया था, यहाँ y नेगेटिव हो गया। जब x 1 से कम है तो ग्राफ तो ऊपर है और x के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये 0 प्लस है। अब ये लगाओ 1 पे, जब चेक करोगे तो ये यूज करना पड़ेगा, तो चेक करो 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन सी, मतलब सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं। वन पे चेक कर पाओगे? ये अभी इसको पूछ रहा हूं मैं, तुम लोग 1 पे चेक करके बताओ। हाँ, इसे हम तो डायरेक्ट कर्व से भी बता सकते हैं ना, मतलब ऐसे अगर सिंगल सिंगल ऑप्शन चेक करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। राइट। एक इनटू fx का कर्व होगा, x के ऊपर पूरा fx का कर्व बना दे। हाँ चलेगा चलेगा, के ऊपर पूरा fx जो आया था, हाँ वो x के अलावा बना दोगे तुम, ये कह रहे हो ना? हाँ ओके, हाँ चलेगा, उससे भी चलेगा। वो डिपेंड करता है तुम किस लेवल तक काम कर चुके हो। सही है, तुम भी सही कह रहे हो, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। तरीके कई सारे हैं। तो ऐसे 1 पे चेक कर लो। अब -1 और 0 के बीच बात कर रहा है, तो -1 और 0 के बीच है, तो इस इंटरवल के बीच सोचना है क्या होगा। तो -1 और 0 में यहाँ तुम देखो x जब -1 से 0 में, तो ये नेगेटिव ही है, तो ये साइन तो नेगेटिव है ना, और x भी नेगेटिव है, ठीक। तो 0 पे खींच के ले आएगी ना उसको, मतलब कि ना, हाँ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। चेक कर लो, इस बीच का कोई पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, -1 और 1 के बीच। तो -1 और 1 के बीच बात करा, 0 भी है, तो इसका अलग सोचना पड़ेगा, इसका अलग सोचना पड़ेगा। तो इसके बीच का एक पॉइंट लेके एनालाइज करो। आगे कर पाओगे भाई? किसका डाउट था ये? शशांक पूछो, हमें और पूछना है कुछ तो। सर अभी आप क्या कह रहे थे सर, वो आवाज करी। हाँ मैं कह रहा हूँ, क्या ये आगे कर पाओगे अगला, बाकी ऑप्शंस? हाँ सर चेक कर लेंगे सर। हाँ करो, नहीं तो फिर पूछना, डाउट तो हमेशा चलता रहेगा, ट्राई करो फिर पूछो। ठीक है सर। और तो मुझे याद है ये एग्जाम में भी मिलेगा अभी आगे, क्योंकि आया हुआ है जी। सर सेकंड पार्ट में डाउट है इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। हाँ बोलो, नेक्स्ट वाले कौन सा है? ये टॉपिक बता, टॉपिक 6 है ना, ऐसे बोल सकते हो, टॉपिक 6 टॉपिक 5। हाँ अभी जो क्वेश्चन हुआ था उसके सेकंड, उसके बाद वाले क्वेश्चन, ये 10th वाला डाउट है तुम्हें? हाँ इसका सेकंड पार्ट। द डोमेन ऑफ f इज दिस, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द f, मतलब ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है तुम्हें, ये ना। आंसर नहीं मैच हो रहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो दो क्वेश्चन, एक तो डोमेन निकालना है और दूसरा फिर आपके पास है कि किस किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, देखो सो पाई अपॉन ग्रेटेस्ट, देखो पहली बात तो तुम्हें डोमेन निकाले होंगे, इसका डोमेन क्या आया है चलिए ये बताओ। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 0, माइनस कहाँ पे क्लोज, कहाँ पे ओपन? मतलब -1 पे क्लोज होगा और 0 पर ओपन, क्योंकि -1 अगर रखोगे तो 0 हो जाएगी, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, मतलब ये हो गया, कहने का मतलब कि -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये डोमेन है इस फंक्शन का। कैसे पता चलता है? ये क्वांटिटी 0 रख दो तो ये आ जाएगा, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो अब इस इंटरवल में तुम्हें सोचना है कि क्या क्या पॉइंट्स है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये चीज है।
एक तो मुझे यहाँ पे पाई अपॉन दे रखा है ना, तो पाई अपॉन इंटीजर है, पाई अपॉन 1, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 3 ऐसे बनता रहेगा, पाई अपॉन 4। एक्स तुम कुछ भी लो, वहां पे इस तरह से बनता रहेगा। और इसके बारे में क्या जानते हो, ये जो प्रोडक्ट है ना, तो इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है ना। ओके और ये कहाँ कहाँ पे जीरो आ जाएगा ये बताओ। पहले तो ये बताओ मुझे कि साइन पाई एक्स जो है पाई अपॉन एक्स प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वैल्यू जीरो कब कब होगी, एक्स के किस वैल्यू के लिए, मतलब mod x प्लस जो मतलब बॉक्स x प्लस जो 1 होगा उससे 1 वैल्यू मतलब तुम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, साइन n पाई जीरो होता है ना, साइन n पाई जीरो होता है ना, यही होगा ना, साइन थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर n पाई ना, एक्स एक्सिस पे पाई पाई काट दो, तो ये तुम्हारा चलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 1/n। अब ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो क्या लगता है ये इंटीजर कब होगा दोनों, ये तो इंटीजर है ना, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, इसकी पॉसिबल वैल्यू है 0 +-1 +-2 +-3, और ये है 1/1 1/2 1/3, यहाँ n इंटीजर है हालांकि। तो बताओ ये जीरो कभी हो सकता है 1/n, 1/n का तो रहेगा 1 या -1, 1 या -1 ना, +1। अरे n इंटीजर है ना मेरे भाई, हाँ तो -1 भी तो हो सकता है, 1/-1 कितना होता है, -1 भी होगा। तो इसको लिख के सोचो ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जी, जैसे मान लो n को 2 रखा तुमने, तो 1/2 कभी इसके इक्वल आ ही नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होने के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, n इज आइदर 1 और n इज -1, जीरो अलाउड नहीं है क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब बताओ एक x + 1 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, ये वैल्यू 1 कब है, जीरो पर x की वैल्यू 0 से जीरो पर क्लोज, यहाँ क्या होगा, ठीक से लिखो, तो यहाँ x की वैल्यू 0 से यहाँ क्लोज नहीं होगा, ओपन 1 है ना। कंबाइन कर दो, तो देखो x की जब इस इंटरवल में वैल्यू है, सो व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, क्या -2 से -2 पे क्लोज है, सो -2 से -1 यूनियन 0 से 1, तो ये वाली क्वांटिटी फंक्शन ही पूरी 0 हो जाएगी ना, है ना। अगर x इसमें हुआ तो फंक्शन ही पूरी 0 हो जाएगी, हमने यही तो किया, क्योंकि ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, ये तो चलो कुछ भी रहे, क्या ही फर्क पड़ता है, तो जब ये 0 हो गया तो fx 0 ही हो गया, तो उसमें तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, है ना, 0 ही हो गया तो ओके। अब बाकी इसके अलावा जो केसेस हैं देखो, तो तुम्हारा जो डोमेन था वो -∞ से -1 तक था, फिर 0 से ∞ था, तो 0 से 1 और इधर -2 है, ठीक है, तो तुम्हारा ये डोमेन का पार्ट नहीं है, ये जो रेड कलर है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन, सो रेड कर रहा हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, इसको हटा सकते हो तुम, ये डोमेन नहीं है तुम्हारा, इंक्लूडिंग दिस एक्सक्लूडिंग दिस,
दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, डेट इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, ये बोलना चाह रहा हूँ। अब ये मिटा सकते हो उसको तुम चाहो तो। अब बाकी में ढूंढना है, इस डोमेन जो है ब्लैक पोर्शन है, -∞ से -1 यहाँ तक, और ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये डोमेन है। इसमें बताओ ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसमें तो गारंटी है कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि फंक्शन ही 0 हो गई, तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस तो है। मुझे पूछना था कि नॉट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी ढूंढना है मुझे। तो देखो ना, जैसे अब x की वैल्यू मान लो इधर आ गई -3 -4, तो अब बोलना ये चाह रहा हूं मैं, देखो ये जो fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है sin पाई अपॉन x+1 है, ठीक है, ऐसा है। तो क्या होगा एक्चुअली, तो यहां से ये 0 हो जाता है इस इंटरवल पे, मतलब इस वाले इंटरवल पे 0 है, तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 एक्सक्लूडेड है ना, 1 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, -2 इंक्लूडेड है। तो जब x को 1 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। 1 आ गई, ओके। और x जब 1 के राइट हैंड लिमिट है तो क्या होगी, वो भी 1 ही है। ठीक है। x जब 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या होगी, नहीं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, वो तो क्यों नहीं करेगा, 0 होगा। नहीं सर, नहीं 0 है। x जब 1, हाँ तो ध्यान तो बताओ, ये फंक्शन क्या 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। सो देखो मैं बताता हूं, इस इंटरवल के बाहर जितने इंटीजर है ना, उन सब पे यह फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आएगा, क्योंकि 1 जो है वो भी इसके बाहर है। तो इस पे तो कॉन्टिन्यूअस है ही, क्योंकि फंक्शन ही 0 हो गया। तो इस इंटरवल के बाहर जितने भी इंटीजर्स हैं, एग्जांपल के लिए 1 2 3, इधर -2 -3, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए ना। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया ये वाला, राइट में जाओगे, इधर आ जाओ पहले, तो -2 तो इंक्लूडेड है, तो उस पे है कॉन्टिन्यूअस, 0 हो जाएगा वो। तो -2 के पीछे के पॉइंट -3 -4 -5 -6, ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एंड आगे इसके बाद आ जाओ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक से लिखूं तो ऑल इंटीजर एक्सेप्ट, बताओ कौन कौन से इंटीजर हमने छोड़े हैं जो इसमें आया था, 0 -1 -2, ये ना। तो ये पूरे सिर्फ 3 इंटीजर्स को छोड़ के दिस इज डिसकंटिन्यूअस ओवर ऑल इंटीजर्स। अब इसके थोड़ा सा आसान मेथड पे आते हैं। देखो ये तो है ना, तो यहाँ सिंपल लॉजिक क्या था कि जो मेरा फंक्शन है एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ इतना होता, सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस ओवर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। बट साथ में एक फंक्शन आ गया, ये वाला पाई अपॉन दिस। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओवर ऑल इंटीजर्स, बट साथ में ये आ गया, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर देगा वो पॉइंट्स जहां पे ये एग्जैक्टली 0 हो जा रहा है। तो हमने बस ये देखा ये 0 कब कब होता है, कैसे कौन कौन से इंटीजर है। तो मैं फिर से बताऊं कि sin पाई अपॉन x+1 ये 0 था फॉर -2 -1 एंड 0, जो कि इंटीजर वैल्यूज हैं। ये 3 इंटीजर है जहां पे ये 0 हो जा रहा है। तो जब ये 0 हो जा रहा है ना, तो इसके डिसकंटिन्यूटी को ये हटा दे रहा है, मतलब वहां कॉन्टिन्यूअस बना दे रहा है। क्यों कॉन्टिन्यूअस बना दे रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग लिमिट आती, लेकिन इसने क्या किया, सबको 0 कर दिया। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन वैल्यू सब 0 ही आएगी। तो इन तीनों पॉइंट पे जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला था वो अब कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन 0 हो गई। तो इसके अलावा जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं उन सब पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन 0 हो जाएगा, तो जो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है वो मेंटेन रहेगी, ये चीज है। तो
तो ये आपके पास ये पूरे आ गए हैं ना, तो ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट दिस 3 इंटीजर्स, ये आपके पास, ठीक है। ये तो हर टाइप के फंक्शन के लिए इसको इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे कोई भी है। मल्टीप्लाई रहेगा तो बताओ नेक्स्ट, जिन्होंने ट्राई किए हैं तुम ये बता सकते हो कौन सा है ना, जैसे टॉपिक 5, टॉपिक 4, टॉपिक 3 ऐसे करके डिवाइडेड है। तुम टॉपिक देख के, और जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, देखो बिलीव मी आप पिछड़ते चले जाओगे। अभी जो लोग अगर ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप ये वेट कर रहे हो कि कभी एक दिन आएगा सब कर लेंगे, तो वैसा दिन कभी नहीं आएगा और आप पिछड़ते चले जाओगे, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई होमवर्क होगा, तो आप कंटिन्यूअसली सीखते जाओगे। अगर आप एक अच्छे दिन का वेट करोगे जिस दिन हम करेंगे, तो वो अच्छा दिन कभी नहीं आएगा, फिर आप एग्जाम के बाद रिग्रेट करोगे। जी वन बाय वन, टॉपिक 2 का 9, एक एक टॉपिक 2 बताओ, कुछ टॉपिक बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। टॉपिक 2 में 9th क्वेश्चन ये वाला, ओके। और जो लोग ट्राई कर गए हैं वही डाउट पूछना। हाँ बोलो। सर ये ट्राई तो किया, मुझसे हो गया, लेकिन इसमें साइन में थोड़ा चेंज हो रहा है, नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये बोल रहा है कि अल्फा ऑफ ए बीटा ऑफ ए रूट्स है इस इक्वेशन का, वेयर अल्फा ए जो है -1 से ज्यादा है, ए -1 से ज्यादा है, ओके। और तो बताओ लिमिट अल्फा ए जब अल्फा मोर देन 0 है, बीटा ए सॉरी ए बीटा ए जब ए मोर देन ए पॉजिटिव है, दोनों की लिमिट क्या आएगी? अरे सर रूट्स को t की पावर 6। हाँ अच्छा, क्या कर रहे हैं आप रूट को? सर रूट वजह से सर 1 + a है ना सर, पावर 6 है ना, तो उसकी t की पावर 6। हाँ हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है, ये जो लिखा हुआ है ना, हाँ 1 + अल्फा की पावर 1/3 टाइम x स्क्वायर है, माइनस वहां पे रूट है, तो रूट का मतलब होता है पावर सिंपलीफाई है। यस 1/2 - 1 है x, और यहाँ पे है 1 + अल्फा इसकी पावर 1/6 - 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, ठीक से समझिए। यहाँ 1 + a है ना सब में, सॉरी a है नॉट अल्फा, यहाँ a है, तो इस तरह से कि 1 + a पावर 1/3 टाइम x स्क्वायर, फिर 1 + a का पावर 1/2 रूट है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 6 रूट है। तो अब बोल रहा है कि दोनों का जो रूट्स है ना वो अल्फा बीटा है। थोड़ा सा एरर है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले से -1 होगा। ओ हाँ हाँ, यहाँ मैंने -1 छोड़ दिया है, तो 1 + a की पावर 1/3 - 1, यस। अब ठीक है ना, देख लीजिए, तो ठीक है। तो अब ये कहना चाह रहा क्वाड्रेटिक हो गया ना, ax² + bx + c = 0। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा वैसे भी सोच सकते हैं आप। तो a टेंड्स टू 0+ की बात कर रहे हैं, कैसे भी कर सकते हो आप। तो एक तरीका है रूट्स निकालो, दूसरा बिना रूट निकाले भी काम हो जाएगा। आप अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला जी? -b/a, तो ये वाला आ जाएगा। सो 1 + a की पावर 1/2 - 1 a है 1 + a की पावर 1/3 - 1, माइनस ऑलरेडी था तो -b आया ना, ax² + bx + c तो -b/a। ऐसे ही अल्फा इनटू बीटा c/a, तो ये आपका आ गया 1 + a की पावर 1/6 - 1 और 1 + a की पावर 1/3 - 1। 1 सेकंड। यस, अरे यहाँ पे बोल रहे हैं क्या मेरा आईपैड स्टिल वर्किंग। अरे हाँ चलो, तो
अब मुझे ये बताओ कितना आसान नहीं हो गया ये? देखो तुम लोग ये बताओ, ये फॉर्मूला जानते हो? x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a लिमिट x टेंस टू a क्या होता है? n a की पावर n माइनस। बस हो गया, ये यूज हो जाएगा। तो यहां लगाओ, देखो ध्यान से, हमें दोनों तरफ a टेंस टू 0 लगाने हैं, a टेंस टू 0 प्लस ये लगाने हैं ना यहाँ पे। तो मैं लगाऊंगा तो 1 प्लस a टेंस टू 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस a को मान लो x है, x टेंस टू 1 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। अब जैसे एक बार और तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, देखो x की पावर a माइनस a की पावर n, और मान लो ऐसा होगा x की पावर a माइनस b की पावर n। नहीं एक मिनट, यहाँ पे क्या दो चीज है ना, यस ये है x की पावर a माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर m माइनस a की पावर m लिमिट x टेंस टू a। ये क्या बनेगा? n a by a by n और m सर। नहीं सर a to the power n divided by a to the power n n और m माइनस 1। चेक कर लो, ये बनेगा। कैसे बनाइए? डिवाइड कर दो, यही बनाओ ना, x माइनस a से डिवाइड कर दो, x माइनस a से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। सो जब डिवाइड करोगे तो आसानी हो जाएगा। देखो ये तुम इसको ऐसा लिख दो, x की पावर m माइनस a की पावर n x माइनस a, x की पावर m माइनस a की पावर m x माइनस a। इसके लिमिट का फॉर्मूला ये बताया तुमने, और इसके लिमिट का फॉर्मूला ये होगा। समझ आ गया? यही लगाना है वहां पे, यही तो है आपके पास उस क्वेश्चन में। यहाँ 1 प्लस a है, यहाँ 1 है, तो दिस फॉर्मूला यही वाला यूज हो जाएगा। सो सी केयरफुली, एल ऑर्बिटल लगा लो, कुछ नहीं समझ आ रहा, रैशनलाइज कर लो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है? सो लिमिट a टेंस टू 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा, सीधा सीधा आंसर लिखूंगा मैं। देखो x की पावर n माइनस a की पावर n, यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही रहता है ना, तो क्या दिक्कत है? सो नॉन जीरो नंबर, तो ये बनेगा 1/2 a की पावर 1/2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ बनेगा 1/3 1 की पावर समथिंग, तो खत्म हो जाएगा, यही बनेगा 1/2 अपॉन 1/3 एंड लिमिट अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बनेगा 1/6 इंटू 1 की पावर 1/6 माइनस 1। हाँ चेक करो, जैसे यहाँ पे अगर a को मैं 1 रख दूं फॉर एग्जांपल, चलो इस a की जगह 1 कर दो, तो क्या आंसर आएगा? a को 1 रख दोगे तो वही मैं वहां यूज कर रहा हूं। देखो n अपॉन m ना, n अपॉन m, सो ये n और ये m, यही तो बाहर आ रहा है। अगर मैं 1 रख दूं a की जगह ना, a को मैं 1 रख दूं तो आंसर मेरा ये होगा n अपॉन m। सो सेम यहाँ वो यूज हो रहा है। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सो यहाँ से अल्फा की लिमिट मान लो L1 है, और बीटा की लिमिट या L अल्फा L बीटा कर देते हैं। लिमिट ऑफ अल्फा लिमिट ऑफ बीटा कितना आ जाएगा? ये 3/2। यहाँ लिमिट ऑफ अल्फा लिमिट ऑफ, इनोटेशन है जस्ट, जो अल्फा की लिमिट और बीटा की लिमिट, मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ जस्ट। सो लिमिट ऑफ अल्फा लिमिट ऑफ बीटा ये आ जाएगी 1/2। अब ढूंढो ऐसे 2 नंबर्स ढूंढ के बताओ जिसको ऐड करने पे 3/2 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे 1/2 आता हो। 1 + 1/2 सर 3/2 बन जाएगा, और सर 1/2 ठीक है ना? 1/2 बन सो जाएगा। LA 1 हो सकता है एंड LB 1/2 हो सकता है, राइट? 1/2 एक पॉसिबल, या और इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। L अल्फा को आप 1/2 लोगे एंड L बीटा को, लिमिट ऑफ बीटा को आप 1 लोगे, तो ये पॉसिबिलिटी है। दोनों नेगेटिव अगर लोगे तो यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का सम यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। चेक कर लो, तो ये आंसर है। तो 1/2 एंड 1 जहां होगा वो आंसर है। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। अरे यहाँ -2 -1 क्यों दे रखा है? हमने साइन का कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना? आपका जो आया वही मेरा आंसर है, पर मुझे
बोला ना मेरा कुछ। तो इन्होंने गलत कर रखा होगा, चेक कर लो भाई एक बार तुम लोग। तो इन्होंने गलत ऑप्शन लिखे हैं या गलत आंसर दिए हैं, है ना। तो यहाँ -1/2 -1 दे रहा है। माइनस माइनस तब ले सकते जब -3/2 आएगा। तो देख लो -3/2 तो नहीं आएगा ना, नहीं ऐसे तो नहीं आएगा। हाँ सर मेरा भी यही आंसर है। क्योंकि ये प्लस होगा बीच में तब जाके माइनस आ सकता है। अगर ये बीच में प्लस का साइन रहेगा यहाँ पे तब जाके वो आ सकता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे ये प्लस हो जाता तो यहाँ माइनस आता, -b/a। ठीक है ना। सो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सही है एक्चुअली। ठीक है चलो नेक्स्ट। गलतियां होती हैं। टॉपिक 3 के साथ कॉन्सेप्ट समझा दीजिए एक बार, सर कैसे वाला भी बता दीजिए ना। 10th में क्या है, सेम ही होगा। क्या बोल रहा है, 1 + x log 1 + b² की पावर 1/x, x टेंड्स टू 0। तो ये तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है ना। तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में क्या होती है, और इंफिनिटी से ऊपर हाँ 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म फॉर्मूला बताया था ना हमने, तो उससे ट्राई कर सकते। और fx - 1/2। हाँ 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 उससे हो जाएगा। 1 + b² = 2b sin square theta होगा, तो sin square theta का वैल्यू आ जाएगा। हाँ यस वही कह रहा हूँ। हाँ तो फॉर्मूला लगाओ ना, 1 + 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म याद है आपको क्या होता है, यस सर। तो लगाइए उसको। क्या होता है, जब भी मान लो fx की पावर gx है और लिमिट आपने कुछ भी लिया x टेंड्स टू a, अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म का है तो आप इसको लिख सकते हो e की पावर fx - 1 × gx। करो, इससे हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म का है, तो इसको ऐसा लिखो और ये दे रखा है इक्वल में sin स्क्वायर समथिंग, उससे करो सॉल्व, देखो क्या आता है ना। ये 2b sin² थीटा ऐसा कुछ है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से आ जाएगा आंसर, ट्राई करो। हाँ नेक्स्ट बताइए। हाँ टॉपिक 3 में सर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए सर। एक एक करो 1 by 1। हाँ टॉपिक 3 कह रहा है स्क्वीज थ्योरम। ये सर इसके सर हाँ स्क्वीज थ्योरम, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, लिमिट बेस्ड कन्वर्जिंग इनफाइनाइट इनटू डेफिनेट इनफाइनाइट सीरीज इनटू डेफिनेट इंटीग्रल्स। यस, तो इसका एक अप्रोच में बता देता हूँ, कई सारे स्क्वीज थ्योरम मतलब सैंडविच थ्योरम, ये आगे भी आएगा, ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। स्क्वीज थ्योरम या इसी को सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो नाम से ही क्लियर है क्या होगा यहाँ पे। यहाँ ऐसा होता है कि लेट fx <= gx <= hx, ऐसा हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई सेट है, मान लो डोमेन बोल दो या को एनीथिंग, x बिलोंग्स टू इंटरवल i फॉर एग्जांपल। ठीक, i को इंटरवल है सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to limit x tends to a hx, this is equal to L for a belongs to I। a कोई नंबर I में है, a कोई नंबर है जो I इंटरवल में है, gx में L होगा। ठीक है ना। ये ऐसा है, मान लो ऐसा लिख देता हूं मैं, यहाँ पे है ना फॉर, हम मतलब ये बोलना चाह रहे हो a जो है वो I इंटरवल का पॉइंट है, कोई a कोई I का इंटरवल का पॉइंट है। देन हाँ अब बताओ क्या कंक्लूजन है, fx की लिमिट और hx की लिमिट एक कॉमन नंबर l है, l इज द नंबर लिमिट। तो क्या लगता है तुम्हें इस बीच वाले का लिमिट क्या आएगा, सेम होगा। यस, सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू l, इसका नाम है स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। ये भी फंक्शन के टर्म्स में लिखा है, यही चीज सीक्वेंस के टर्म में आएगी बाद में कि an लिमिट <= bn <cn, an एंड cn की लिमिट सेम है तो वही लिमिट bn की भी होगी। ठीक है, स्क्वीज थ्योरम है ये। अगला जो बोला था, एक तो हमने ये जो सीरीज है ये बोला ना, सीरीज कन्वर्जिंग इनफाइनाइट सीरीज इनटू डेफिनेट इंटीग्रल, कन्वर्जिंग इनफाइनाइट सीरीज इनटू डेफिनेट इंटीग्रल।
इसका मतलब है लिमिट एज अ सम फॉर्मूला। तो इसमें जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो इस अप्रोच पे आते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन f ऑफ k अपॉन n, जहां पे मान लो k की वैल्यू 0 से फॉर एग्जांपल या 1 से, तुम्हारी मर्जी है, 0 से लेके a टाइम n है मान लो फॉर एग्जांपल। तो ये क्या बन जाएगा 0 टू a fx dx। ये तो ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग खूब यूज करेंगे। 1/n जो है वो dx बनता है, समेशन इंटीग्रेशन बनता है, लिमिट 0 टू an 0 टू a बनता है, k/n x बनता है, ठीक है ना, इस तरह से। सर यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज होता है? हाँ देखो ना यहाँ से, जैसे x आपका k अपॉन n है, ठीक, तो जैसे इनिशियली k की वैल्यू 0 है तो आपका क्या लगता है x क्या हो जाएगा, और जब k की वैल्यू a इंटू n है, जब k को आप a इंटू a रखेंगे तो x क्या होगा। इनफैक्ट यहाँ 1 से स्टार्ट होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो आप x क्या होगा 1 अपॉन n, और n टेंस टू क्या है इंफिनिटी, तो 1/n 0 पे जाएगी तब भी 0 यही रहेगा। अगर यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा हो या 1 से स्टार्ट हो रहा हो तब भी ये सेम ही रहेगा। एक और था कॉन्सेप्ट, हाँ पूछना किसी को कुछ, एक और क्या कॉन्सेप्ट है। थ्योरी में वाली पेज से जाओगे ना एक बार। एक बार देखो, अगला क्या है न्यूटन लेबनिज थ्योरम, इस पे आता हूँ। न्यूटन लेबनिज थ्योरम एक और एग्जांपल दे दे सर। अच्छा इसका एग्जांपल दूं, ठीक है, तो लिमिट बेस्ड थ्योरम ऑन, एक बस लेबनिज थ्योरम रह गया ना, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। हाँ उससे पहले देखो ये इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। यस न्यूटन और लेबनिज थ्योरम सीक्वेंस सीरीज वाला है। हाँ तो यहाँ भी फंक्शन के लिए भी काम करते हो, जो सीक्वेंस है ना वो फंक्शन ही, हम पढ़ाएंगे आगे आपको बताएंगे कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन ओनली। तो जो भी रूल फंक्शन का है वो सब सीक्वेंस पे काम करेगा, क्योंकि सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है। तो फंक्शन का कितना रोल है हर जगह, सीक्वेंस भी फंक्शन है, उधर बाकी पढ़ाई का रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ सब फंक्शन है, एमजीएफ सब फंक्शन है। तो सीक्वेंस इज आल्सो अ फंक्शन व्हिच डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज इज रियल नंबर। तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन है। तो जो भी थ्योरम फंक्शन के लिए अप्लाई है वो सब सीक्वेंस पे अप्लाई होगा। तो स्क्विज थ्योरम सीक्वेंस के लिए भी आएगा। अनिल तन्मय यही पूछना था ना आपको, ये देखना चाह रहे थे, इज इट फाइन? यस सर। हाँ हेलो यस यस बोलिए। सर नहीं समझे सर, ठीक से बता दीजिए। ये फॉर्मूला एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, आपने लिमिट एज अ सम पढ़ा होगा लोअर क्लास में, 12th क्लास में एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसका चैप्टर 7 में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज 7.8, उससे कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। वहां पे कुछ ऐसा पढ़ाते हैं आपको, जो लिमिट एज अ सम फॉर्मूला है क्लास 12th में, जो क्लास 12th में लिमिट एज अ सम है, उसमें आपको याद है क्या है, बताओ अगर आपको आइडिया हो, क्या फॉर्मूला वहां लिखते थे आप लिमिट एज अ सम में? देखो क्लास 12th के बुक में है, तो उसी को समहाउ मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बनाया गया है, या उसका मॉडिफाइड वर्जन है ये। इसलिए मैं कहते 11 12 रिवाइज करो, कई बार चीजें कनेक्ट होंगी तो हमें समझना आसान होता है। जब बेसिक हमारा क्लियर होता है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं डायरेक्टली, और जब बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। पढ़े थे सर, हाँ लेबनिज पढ़े थे, लेबनिज थ्योरम। हाँ लेबनिज थ्योरम ठीक है, अभी बोलो लिमिट एज अ सम, उसमें ये था ना, आप देखेंगे अगर इंटीग्रेशन लोअर क्लास में तो वहां लिखता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू क्या लिखता है fa प्लस fa प्लस h एंड fa प्लस n माइनस 1h, या nh भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके इक्वल होता है याद है? सो ये था fx dx a to b, जहां पे nh बराबर b माइनस a होता है, मतलब जो h है एक्चुअली वो b माइनस a अपॉन n है।
ये चीज है, ये 12th क्लास का फॉर्मूला है, तुम चेक कर सकते हो। NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 7.8 चैप्टर 7 जाके चेक करो, क्लास 12 NCERT चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.8 में ये फॉर्मूला है। तो हालांकि ये दूसरे फॉर्म में इसी को चेंज करेंगे तो वैसा कुछ बन जाएगा, तो उस फॉर्म में लिखता है ये उसको, तो कुछ ऐसे ही है। इसको भी सम फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, यहाँ भी तुम लिखोगे तो सम फॉर्म में लिखा जा सकता है। नहीं ठीक है, इसका एक क्वेश्चन था 2019 से प्रीवियस ईयर से। हाँ हर साल लगभग मिलते हैं क्वेश्चन, अभी मिलेंगे, करते हैं अभी। तो इस पे आते हैं, इसका एक एग्जांपल देता हूं और एक ही एग्जांपल में ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन लिखता हूं अलग अलग और आपको डिसाइड करना है कौन सा किस मेथड से होगा। इसका बताओ आंसर, मैं पूछूं आपसे, इसका लिमिट क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन है ln2 ओके, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि फैक्टोरियल बोलो बोलो क्या लिखूं? नहीं मैं आप कुछ बोलना ही चाह रहा हूं, मैं दूसरा लिखूंगा क्वेश्चन। हाँ सर पहला बन गया सर। ओके बताओ, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो एक बार। दूसरा तो n/2 होगा। हाँ दूसरा तो अच्छा 1/2, सेकंड का आप बता रहे हो 1/2 आंसर आएगा और फर्स्ट वाले का log 2 आएगा, जो बोला था। चेक करो बाकी लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलो बोलो। नेक्स्ट वाले में 1 आएगा। सर मैंने तो बाद में ज्वाइन किया है कोर्स, तो पिछला का तो बहुत सारा वीडियोस वगैरह आपका रह गया है, तो वो सब कैसे क्लियर करें? हाँ देखो, जो बैच 00 की आप बात कर रहे हैं ना, बैच 00 एक्चुअली हम एनसीईआरटी कर रहे थे, तो मैं तो एक्चुअली पहले ये मान के चलता हूँ कि सबने क्लास 12 पास किया आप में से, तो 11-12 के दौरान आपने पढ़े होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, जो चैप्टर से क्लास 11-12 में, तो उसको एक बार रिवाइज करना है। आपको जरूरी नहीं कि बैच 00 के सारे वीडियोस देखने हैं, आप देख सकते हो चाहो तो, इट इज नॉट कंपलसरी। तो उसके लिए आप जैसे अभी आप ज्वाइन किए हो तो जहां से चल रहा है वहीं से ठीक से कंटिन्यू करो मेरे साथ, जो छूट गया उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अभी जो चल रहा है उसको ठीक से कंटिन्यू करना है, अब जो छूट गया उसको कंटिन्यू करना है। तो एक एक्स्ट्रा स्लॉट आप फिक्स कर लो अपने टाइम टेबल में, डेली आधे घंटे या 1 घंटे आप दे सकते हो, जो पुराना रह गया उसको दो। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, मेरे साथ आप चलते रहोगे और 1 महीने बाद ये होगा पीछे वाला सारा कवर हो जाएगा, चूंकि मेरे साथ आप चल ही रहे हो, तो उसके बाद पीछे वाला कवर हो गया तो उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर आप जहां साथ चलो चलते जाओ। तो बच्चा क्या करता है, अभी नहीं करता, वो पीछे वाला करता रहता है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी आगे बढ़ते रहोगे, तो कभी मेरे बराबर आ ही नहीं पाओगे आप।
तो इसका तरीका ये है कि अभी या तो पीछे वाला छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो बीच में रिपीट हो जाएगा। अगर करना है तो एक अलग स्लॉट डिसाइड करके यू जस्ट थोड़े 1 घंटे आधे घंटे डेली करके उसको पीछे वाला चीजें निपटाओ, ठीक है। और वो भी नहीं करना तो बैच 00 कुछ ऐसा खास उसमें नहीं कराया हमने। जो क्लास 11 12 के एनसीईआरटी बुक है उसी को जस्ट मैंने प्रेजेंट किया था और बस ये देख रहे थे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लास 12 में था, वो जस्ट हम लोग रिवाइज कर रहे थे। जैसे लिमिट एज अ सम आया तो वहां रिवाइज किया था। तो एक बार जब आप 11 12 का बुक पलट लो, जैसे एक बार देख लो कि किस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट थे वहां पे, उसको रिकॉल करने के लिए 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो आप, सो दैट आपको ये रियलाइज होगा कि आप उसको जानते हो कि नहीं जानते हो या भूल चुके हो। तो भूल चुके हो तो याद रखने के लिए आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपको याद आ जाएगा। तो वो रिवाइज बस करना था। तो बैच 00 वाला ये है कि उसको आप वीडियो देख सकते हो, नहीं तो जस्ट 11 12 की बुक उठाओ, एक बार खुद से रिवाइज कर लो, दैट्स ऑल। वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ भी नहीं तो उसको छोड़ भी दो, कोई नुकसान नहीं होगा। आप जहां से चल रहा है उसको कंटिन्यू करो, बाकी चीजें बीच में आ जाएंगी, जो पढ़ाया हमने वो बीच में खुद ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। अब आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करना है क्या करना है। सबसे आसान है कि 11 12 का बुक उठाओ, 2-4 दिन में पूरा बुक एक बार देख लो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इतना ही पढ़ाया मैंने उसमें, ठीक है। ठीक है सर। सेकंड 0 और फर्स्ट 1, अगर सेकंड में 1 + 2 रहता ना ऊपर में तो होता। अच्छा ठीक है, एक बार सॉल्व करके वेरीफाई कर लो। कई बार हम लोग क्वेश्चन कर रखे होते हैं तो याद आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है तो हम फिर लगता है वही है। तो एक बार लिख के देख लो प्रॉपर सॉल्यूशन, तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा क्या है। फर्स्ट का आंसर 2 आ गया, पहले क्वेश्चन का 2 आंसर है। ln 2 आएगा ना, और दूसरे का 1 बता रहा है 0, और किसी का कुछ और आया। और ये दोनों एग्जाम में आ चुका है, दोनों क्वेश्चन जैम में ऑलरेडी आ चुका है। अभी हम पीवाईक्यू करेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि जो मैंने इतने दिनों में आपको पढ़ाया उसमें से 70-80% ऐसे ही कवर हो गया, कुछ खास नहीं है उसमें। तो ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं एक्चुअली। जीरो फाइनल है सबका। चलो तो अब दो मेन तो ये होता है क्वेश्चन देख के हमें डिसाइड करना होता है क्या अप्रोच यूज होगा, तो वो हमें डिसाइड करना होता है। एग्जाम में भी सेम ही है, क्वेश्चन आपके सामने आया, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना होता है कि क्या अप्रोच आप यूज करोगे। तो आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं खुद से। अगर सॉल्यूशन देख देख के करोगे तो आपका अपना कोई अप्रोच ही नहीं होगा, आप रट्टा मार रहे हो एक्चुअली मेथड्स को, ठीक है ना। तो जैसे अब क्वेश्चंस आपको सोचना है तो घर पे आप एक क्वेश्चन को एक तरीके से ट्राई करोगे, नहीं होगा, दूसरा तरीका ट्राई करोगे, नहीं होगा, तीसरा ट्राई करोगे, ठीक है ना। सो द थिंग इज यू हैव टू डिसाइड क्या अप्रोच यूज होगा। तो चूंकि मैं तो इतने साल मुझे पता है, वरना मैं भी ट्राई करूंगा डिफरेंट अप्रोचेस। सो पहला तो ऐसे ही है कि जस्ट इसको मैं अगर समेशन में लिखूं तो हो जाएगा समेशन 1/n + k फ्रॉम 1 to n। चेक कर लो, यही है n+1 n+2 अप टू n+n। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां से मैं n कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो जब मैं n कॉमन लूंगा तो ये समेशन k पे है, तो n को हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो n को आप बाहर निकाल, यहां से n कॉमन लो, बाहर निकालो। तो n कॉमन लो, उसको बाहर करो तो बचेगा 1/1 + k/n, जहां k की वैल्यू 1 to n है, ठीक। अब क्या होगा, अब हमारे पास आएगा इक्वल टू। अब इसको ठीक से ध्यान से देखो, हमने बताया था उस समय इसमें जहां भी है k/n साथ में है, तो इसका जो लिमिट आता है ये समेशन बनेगा इंटीग्रेशन, k/n बनेगा x, ये 1/n बनता है dx। अब ये लिमिट है 1 से n, तो x हमने k/n को रखा है ना, तो x मेरा यहाँ पे k/n बनता है। तो जब k 1 है तो x हुआ 1/n, और यहाँ लिमिट n टेंस इन्फिनिटी लगी हुई है, तो ये हो जाता है 0। जब k की वैल्यू n तक गई तो n/n 1 हो गया। सो ये एक्चुअली आंसर हो गया। तो पहले वाले का लिमिट ये बना, तो ये देखो लिमिट इंटीग्रल बन गया, क्योंकि ये फॉर्मूला था 1/n समेशन f(k/n)। तो जहां k/n है उसको x रखना है, सो k/n को हमने x रखा। अब ये बन गया आपका log, ठीक है ना। सो दिस इज log 1 + x, लिमिट है आपका 0 to 1। तो ये ln2 - ln1, ln1 तो 0 होता है,
सो आंसर इज ln2 नेचुरल लॉग है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो log 2 बेस e। तो ये हमारे पास पहले का आंसर log 2 बेस e। चेक करो सर वो रेंज का है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर रहे हैं। यस यस k इक्वल टू 1। यस 1/n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी तो x क्या हो जाएगी 0, और फिर k की वैल्यू n तक जा रही है तो n/n कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो आगे क्या होगा हमारे पास, ये तो पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अब सेकंड में भी आप सेम ट्राई कर सकते हैं। देखो हाँ पूछना किसी को, अमरजीत आपका माइक ऑन है। चलो तो नेक्स्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन जो था, अगर इसको मैं समेशन में लिखता हूं तो ये बनेगा समेशन n² प्लस k, ये बनेगा n² प्लस k, जहां k की वैल्यू 1 से n है। अब यहां भी आप सोचोगे कि चलो ट्राई करते हैं हम लोग, तो यहां प्रॉब्लम ये होगा, अगर आप 1/n कॉमन भी ले लोगे ना, अगर आपने 1/n कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, ये 1/n प्लस k/n हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ क्या कर सकते हो, ये बनेगा इंटीग्रल, कोशिश कर सकते हो ऐसे, लेकिन n टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे फंक्शन ही 0 हो जाएगी, है ना। तो वैसे तुम लिख सकते हो इसको, ऐसे तुम लिखना चाहो तो यू कैन ट्राई कि n टेंस टू इंफिनिटी रखना है ना, तो वैसे अगर तुम सोचना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि इंटीग्रेशन 1/n प्लस x dx। लेकिन प्रॉब्लम ये है n प्लस x लिख नहीं सकते ना, क्योंकि हमें लिमिट यूज करना है। यहाँ 0 से 1 हो जाएगा, तो n को जो ही इन्फिनिटी रखोगे ना, तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी n टेंस टू इंफिनिटी कहीं कहीं, और 0 to 1 होगी ना, हाँ, और यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा, ये तो इन्फिनिटी रहेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, दैट देन आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन ये अप्रोच दिस इज नॉट एग्जैक्ट राइट अप्रोच, तो मतलब फाइनली आंसर यहाँ से भी 0 आएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है, जो सही अप्रोच है इसका सैंडविच थ्योरम से होगा ये, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सैंडविच थ्योरम से। सैंडविच थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 1/n² प्लस 1, 1/n² प्लस 2 अप टू n² प्लस n। तो हम इसका अपर और लोअर बाउंड ढूंढेंगे, ये सही अप्रोच जो मैं कर रहा हूँ। इसका अपर बाउंड ढूंढो, अपर बाउंड क्या होता है इसका, देखो तो इसमें n² प्लस 1 n² डिनोमिनेटर बढ़ती जा रही है, तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट टर्म कौन सा है, इसके 1/n² प्लस ये लार्जेस्ट टर्म है। तो हम अगर n टाइम कर दे लार्जेस्ट टर्म का तो ये उससे छोटा होगा। इन सब में स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है, ये वाला, 1/n²। तो n टाइम 1/n² प्लस n, ये स्मॉलेस्ट टर्म है। पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ये लार्जेस्ट टर्म है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो हर टर्म जो है इससे छोटी होगी, तो n टाइम कर दिया, तो ईच टर्म जो है छोटी है इससे, तो n टाइम ऐड होगा तो n कर दिया। अब ईच टर्म लार्जर है इस टर्म से, तो ये मोर देन ये हो गया। अब सब में लिमिट लगा दो, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैं इसको x में लिख सकता था, n में लिखा हूं अपनी मर्जी से, x का टर्म में भी लिख सकता था मैं n की जगह। सो ये मेरा वो सीक्वेंस है एक्चुअली। तो आप लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² प्लस 1 से लेके 1/n² प्लस n, ये है लेस देन इक्वल टू। इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, एल हॉस्पिटल लगा लो तो ये 0 हो जाएगी। यहाँ भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगी, एल हॉस्पिटल लगा लो 0 हो जाएगी। तो एक फंक्शन मान लो, सीक्वेंस भी फंक्शन ही है, fx लेस देन gx लेस देन hx था, और fx की और hx की लिमिट सेम है, तो gx की लिमिट क्या होनी चाहिए 0। तो ये सैंडविच थ्योरम यूज किया मैंने यहाँ पे, यहाँ जो यूज किया है ये सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम ये कहता है, ठीक है ना, कि ये फंक्शन इससे ज्यादा था, ये फंक्शन इससे कम है, इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है, तो बीच वाले की लिमिट भी 0 ही होगी। तो इस तरीके से सॉल्व किया। फर्स्ट वाले सैंडविच से बना रहा है, मैंने ऐसे ही किया था, तो नोटबुक में नहीं नहीं कैसे बना Z चलो ट्राई करते हैं, ऐसे कैसे होगा। देखो फर्स्ट वाले सैंडविच से ट्राई करते हैं। देखो तो फर्स्ट वाला क्या है तुम्हारा 1/n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू
2n हाँ n प्लस n, क्या लग रहा है बताओ, इसमें लार्जेस्ट टर्म कौन सा है? n 1/n+1 तो n टाइम 1/n+1। स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है? n/2n हाँ ठीक है, n/2n, n/2n 1/2n, 1/2n n टाइम। ये टर्म सबसे लार्जेस्ट है तो ये अपर बाउंड बनेगी ईच टर्म के लिए। ये टर्म सबसे छोटी है तो ये बनेगी लोअर बाउंड हर टर्म के लिए। अब बताओ मुझे इसकी लिमिट क्या है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, 1/2 और इसकी लिमिट क्या है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। 1 तो कैसे डिसाइड करोगे इसकी लिमिट क्या होगी? वही तो अलग अलग है। तो नहीं, तो इसीलिए ये मेथड फेल हो गया। समझ आया कुछ? सैंडविच थ्योरम कब काम करती है? जब लेफ्ट साइड का फंक्शन और राइट साइड का फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम लिमिट होनी चाहिए। तो यहां तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, अप्लाई तब हो पाता जब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आती। तो यहां सैंडविच थ्योरम काम ही नहीं करेगा, फेल हो गया। क्योंकि सैंडविच थ्योरम एप्लीकेबल तभी है जब लेफ्ट मोस्ट फंक्शन राइट मोस्ट फंक्शन की लिमिट सेम हो, तो मिडल वाले फंक्शन की लिमिट वही आएगी। यहाँ तो अलग अलग लिमिट आ रही है, सो वो एप्लीकेबल ही नहीं है एक्चुअली। तो सर सैंडविच थ्योरम से हम नहीं बता सकते। हाँ, राइट। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे बीच में थ्योरीज आएगी। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, राइट अप्रोच डिसाइड करना होता है कि कौन से क्वेश्चन किस अप्रोच से होगा। तो ये आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आपने बहुत सारे उस तरह के क्वेश्चन ट्राई किए हैं। अगर आप सॉल्यूशन देख देख के ट्राई करते हो तो दिक्कत क्या होता है वहां पे कि हमें लगता है इसने जो किया वो सही किया है, तो उसके बाहर हम सोच ही नहीं पाएंगे। जब आप खुद से ट्राई करते हो तो आप अलग अलग रास्ते सोचते हो, तो आपको एग्जैक्टली ये पता होता है ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। सॉल्यूशन देख के करने में आपको पता नहीं चलता है कि ये रास्ता सही क्यों है और दूसरा गलत क्यों है, आपको समझ ही नहीं आता। जब आप खुद से ट्राई करते हो आपको समझ, मैंने बताया ये कि इस क्वेश्चन में सैंडविच थ्योरम क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके जो रिक्वायरमेंट है, जो अजम्पशन है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कंक्लूजन कुछ नहीं देगा। ये चीज है सर जी। टॉपिक 4 का एक और उसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये जो लेबनीज है ना, लेबनीज रूल है, न्यूटन लेबनीज रूल जो है उसको बता देता हूँ, फिर हम आते हैं वापस। न्यूटन लेबनीज रूल ये ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है। ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। न्यूटन लेबनीज रूल या सिर्फ लेबनीज रूल लिखा रहता है, ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो सर वो कहे थे नेक्स्ट क्लास में सर। हाँ नेक्स्ट क्लास में बताए थे। कल बताया थी। देखो सो एक बार फिर से जैसे पूछा है उसने, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है ना। एक तो था स्क्वीज थ्योरम जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम, बता दिया। दूसरा है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, तो वही बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रल साइन। और तीसरा है लिमिट बेस्ड ऑन कन्वर्जिंग इनफिनाइट सीरीज, जो कि वो सीरीज को हम इंटीग्रल कैसे लिख रहे थे, ये कॉन्सेप्ट था। 3 कॉन्सेप्ट इसमें है। तो सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चन कराए, इस पे कराया कि कैसे सीरीज इंटीग्रेशन बनता है, और एक है लेबनीज रूल, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो है ना, यही है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, समझ लो। ये सिंपल है, कुछ खास नहीं है कि आपके पास कोई फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, मान लो ऐसा है कि लेट gx and hx are differentiable function, then आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सो यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ft dt, मान लो लिमिट है hx to gx, है ना। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है बिना इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन नहीं करना, बिना इंटीग्रेशन किए हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपोजिट प्रोसेस है, उसका रूल होता है यहाँ पे। तो ये सब तो जानते ही हैं। तो यहाँ हो जाएगा f of gx into g dash x माइनस f of hx into h dash x, ठीक है ना। ये 1 वेरिएबल फंक्शन है, इसीलिए 2 वेरिएबल होता तो एक और टर्म आता। तो ये जस्ट t का फंक्शन है, इट इज जस्ट t फंक्शन, दैट्स व्हाई। अगर इसको तुम दूसरे तरीके देखो, दूसरा फॉर्मूला इसका ये है, इसका दूसरा है कि अगर ये ऐसा होता hx to gx और ये 2 वेरिएबल फंक्शन होता f of tx जैसा,
तो यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन में एक टर्म और आते, ठीक है, तो यहाँ होता, तो ये तो आता ही प्लस, सर इंटीग्रेशन वन वेरिएबल का होगा, ओनली dt का सर फंक्शन। ओके ओके हाँ ये दो फंक्शन दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन सिर्फ t के रेस्पेक्ट में है, ओके ओके इंटीग्रेशन सिर्फ t के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे जो बनेगा f ऑफ gx कॉमा x इंटू g डैश x माइनस f ऑफ hx कॉमा x इंटू h डैश x इंटू होगा h डैश x, ठीक है। आगे हो जाएगा प्लस, तो आगे आ गया प्लस, यहाँ पे डेल f अपॉन डेल x, ये इधर आते दो वेरिएबल फंक्शन है ना, तो डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और जो भी आएगा ये फंक्शन है tx का, तो यहाँ रहेगा dt एज इट इज, और ये लिमिट ऐसे ही रहेगा hx टू gx। सो ये एक टर्म एक्स्ट्रा आया बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे चूंकि x है ही नहीं तो ये टर्म जीरो हो जाता है, इसमें x नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया तो आया ही नहीं। तो ये है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। इस पे एक क्वेश्चन करना है, इस पे भी एक क्वेश्चन देख लो, पूछना किसी को कुछ इस फॉर्मूले के बारे में। ये जस्ट फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे याद होता रहेगा, रट्टा नहीं मारना है। आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आएगा, तो आप सोचो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये है, इस पे एक क्वेश्चन कर लो एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैं रहता ना x टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो दे दिया तुम्हें sin t dt, अब बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस तरह से। तो तुम वैसे इंटीग्रेट करके भी डिफरेंशिएट डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो ये सिंपल है, sin x स्क्वायर इंटू 2x, हाँ sin इंटू साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, सो 2x sin x स्क्वायर माइनस sin x, ये आ गया, ठीक है। तो इससे आंसर आ जाएगा। और टू वेरिएबल फंक्शन होता तो उसके हिसाब से काम करते। तो एक तो ये है, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा था अगर वैसा बनेगा, मान लो कि जैसे x टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ ऐसा हो जाए x sin t dt, अब ये टू वेरिएबल फंक्शन हो गया ना, ये है। या जस्ट मान लो एग्जांपल के लिए x इंटू टी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल x इंटू टी है, अभी समझो, अब ये dt है, तो तुम अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से पुट कर लो, तो x इंटू टी है, ठीक है ना, तो पहले पुट कर दोगे t को, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, टी के जगह आप एक्स स्क्वायर रख दिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस x इंटू टी के जगह x का डेरिवेटिव 1, तो ये तुम्हारा इतना हो गया दो टर्म, प्लस तीसरा टर्म आएगा x टू एक्स स्क्वायर रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो t एज कांस्टेंट रहेगा, तो जस्ट t बचेगा, तो t dt, अब ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई करना आसान है ना इसको, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको आगे इधर रख देता हूँ, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा बन गया 2x 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस t का डेरिवेटिव t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। तो इसको हमने बिना इंटीग्रेट किए डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, विदाउट इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कुछ डाउट है पूछो। तो
तो ये फॉर्मूला था। अब आते हैं डाउट पे फिर से अगेन। तो अब बताओ जो लोग इधर पूछ रहे थे, तो मैंने इसका एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया, इस जो ये मेथड्स लिखे हैं। अब जो डाउट्स है बताओ नेक्स्ट। हाँ टॉपिक 4 सर, हाँ टॉपिक 4 में वो जो मैचिंग था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर बताओ। और थोड़ा प्रॉपर्टी हाँ 16 नंबर क्वेश्चन। यस, नहीं इसके बाद आर अरे मतलब चार एक ही क्वेश्चन तो है ये। मतलब इस क्वेश्चन का आर का ये सर, मतलब मेरा डाउट ये था कि अगर एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट आ रहा है और माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो वो तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। पर अगर दो ही प्लस इनफाइनाइट आए, मतलब c टेंड्स टू 0 पर x प्लस h माइनस fc डिवाइडेड बाय fh, दोनों ही अगर प्लस इनफाइनाइट है तो हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? प्लस इनफाइनाइट तो डिफरेंस फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, वो फाइनाइट आनी चाहिए डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, तब डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, और सर s का भी था। किसका? इसके s का भी द फंक्शन। अरे तो ये एक्चुअली ये मैच करना है कि ये चार स्टेटमेंट है, किसके साथ मैच करेगा। तो मुझे कैसे पता है s किसके साथ मैच करेगा? PQ RS को 1 2 3 4 के साथ मैच करना है। कि अगर हम जो यूज करते थे ना F4 डेरिवेटिव का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो डेरिवेटिव करके राइट हैंड पुट करते थे ना और डेरिवेटिव करके लेफ्ट हैंड पुट करते थे ना, तो वो ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगा ना? करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ 0 आ जाएगा तुम्हारे। फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्चुअली, कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, दोनों है ये 0 पे। 0 पे डिफरेंशिएबल है। अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करके अगर लिमिट लेंगे 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, तो ट्रेस लॉजिक दिख रहा है। क्यों? और इसका 3 नंबर ऑप्शन से मैच होगा, तो वही डाउट हो रहा है। नहीं तुम डेफिनेशन यूज करो, वो मत करो डिफरेंशिएशन करके, तुम डेफिनेशन यूज करो। f'0 का डेफिनेशन पता है? वो लगाओ, f'0 का डेफिनेशन लगाओ। हाँ, वैसे तो आ रहा है मतलब, तो वैसे ही करना है। वो वाला वो गड़बड़ हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि वो तब होता है जब डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो। तो तुम कर रहे हो ना, डिफरेंशिएबल हो एंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, तब जाके होगा। सर डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट क्वेश्चन 8 ट्राई करके आए हो या अभी देख के पूछ रहे हो आप? सर नहीं सर, ट्राई करके आई हूं सर। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, टॉपिक बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। तो देखो टॉपिक नंबर डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, वो है टॉपिक का नाम। अरे मैडम यहाँ टॉपिक 4 टॉपिक 5 ऐसे लिखा हुआ है। टॉपिक 7 हाँ। क्वेश्चन 8 में क्या डाउट है सर, बताइए। सर उसमें जो सर मैक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x और x स्क्वायर है, सर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। नहीं, मुझे ये जानना होता है क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली, जैसे बाकी बच्चा मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कि वो जो मॉड्यूलस, मतलब वो जो मॉड्यूलस का जो है ना, वो मॉड्यूलस ऑफ x लेस इक्वल टू 2, तो उसको सर कैसे ब्रेक करूंगी, मतलब वो जो कोड है उसको कैसे, मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा उसको। भाई मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन। ए सेट ऑफ पॉइंट है इंटरवल -4 से 4 में जिसपे f डिफरेंशिएबल नहीं है, देन इसका ग्राफ बना लो। तो इजी क्वेश्चन है, चलो इसका ग्राफ बना देता हूँ। अरे मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? लार्जर वन, दोनों में देख लो कौन सा लार्जर है, उससे हो जाएगा। ग्राफ से इजी हो जाएगा। हाँ, ग्राफ से इजीली हो जाएगा ना। देखो क्या ही है इसमें, ग्राफ बनाना है तो मैक्सिमम ऑफ मॉड x x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का ग्राफ बनाना आता है, मॉड x का ग्राफ बनाना आता है। स्क्वायर, ये x स्क्वायर का ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ बनाएंगे रफली, मान लो ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल, ये मॉड x है। अब दोनों मिलते कहाँ पे हैं? ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है?
बताओ ऐसे, यानी आप ही बताओ, मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? सर माइनस मॉड एक्स था यहाँ पे। रुक जाओ, ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? सर -1 और 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे डिसाइड करते हैं? सर वो x mod of x equal to x square। सो x बराबर एक्स स्क्वायर कर दो एक बार, माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सो x 0 1 यहाँ से आएगा, x 0 माइनस 1 आएगा, तो ये y बराबर x है, इधर y बराबर माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करो, तो ये हो गया। तो मॉड एक्स को मैं रेड कलर से वो कर देता हूँ रफली। ये मान लो लाइन है, हालांकि ये मैं जरा बना रहा हूँ टेढ़ा हो जा रहा है, तो ये लाइन है, ये हमारे पास है। अब क्या होगा, यहां से तुम खुद ही डिसाइड करो ना फंक्शन कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है। अगर मैं ऐसे बनाऊं कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है, ये तो पता होना चाहिए ना। देखो सो मान लो यहाँ 2 है रफली, मैं कितना आगे जाऊंगा, चलो यही रख लेते हैं 2 को, -2, और मान लो जैसे आगे गया ना, ये यहाँ मान लो 2 है अभी समझने के लिए। सो ध्यान से देखो, बताओ -2 से -1 में किसका ग्राफ ऊपर है, एक्स का या मॉड एक्स का, सॉरी एक्स स्क्वायर का या मॉड एक्स का? सो मैक्स ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? ये वैल्यू कब एक्स स्क्वायर आएगी और कब मॉड एक्स आएगी, क्वेश्चन ये है। हाँ जी, इसे यानी आपका डाउट है, बताओ, देख के ग्राफ देख के बताओ, इन दोनों का मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कब है और मॉड एक्स कब है? जब x स्क्वायर ग्रेटर देन mod of x होगा। अच्छा, ग्राफ में देख के बताओ ना, कब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन मॉड एक्स है? बाकी कोई बता दो क्विकली। 0 से कम पे। -1 से इनफाइनाइट में x स्क्वायर ज्यादा होगा और 0 से -1 में। अरे रुको, 1 बाय 1 ध्यान से देखो, -1 से 0 में बताओ किसका ग्राफ ऊपर है? सर वो mod x का ग्राफ, और 0 से 1 में किसका ग्राफ ऊपर है? mod x का ग्राफ, तो क्या पता चला यहाँ पे कि जब मॉड एक्स mod x 0 से 1 में, जब मॉड एक्स लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 या लेस देन 1, तब जाके मॉड एक्स ज्यादा है, और जब मॉड एक्स की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है तो एक्स स्क्वायर ज्यादा है। देखो 1 के बाद x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी में किसका ग्राफ ऊपर आ रहा है? x स्क्वायर का ग्राफ। हाँ, तो एक्स स्क्वायर है ये, और जब -1 से कम है तभी एक्स स्क्वायर ग्राफ ऊपर है, हो तो गया। तो मैक्सिमम मतलब जिसका ग्राफ ऊपर है, मिनिमम जिसका ग्राफ नीचे है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना है मुझे। तो ये आ गया कंक्लूजन, अब डिसाइड करो आप। तो ये x जब -1 से 1 में है तो ये होगा, x जब 1 से ज्यादा या -1 से कम, तो अब इसके हिसाब से डिसाइड करो आप कि क्या होगा। और इसने बता रखा है कि जब mod x, तो इसने कहा था mod x लेस देन 2 के लिए बात कर रहा है एक्चुअली, तो लेस देन इक्वल टू 2 के लिए जब बात कर रहा है, इसका मतलब मुझे इस फंक्शन को ठीक से लिखना पड़ेगा। तो ये जो fx है इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, तो ये mod x कब थी? जब mod x लेस देन 1 मोर देन 0 था। और ये x स्क्वायर कब बनेगी? जब mod x 1 से 2 के बीच में होगा, जैसा इसने कहा है। अब ये 8 - 2 mod x कब है? जब x की वैल्यू mod x की वैल्यू 2 से 4 में है। ये हो गया। तो हमने इन दोनों का ऑलरेडी देख रखा, अब इसका ग्राफ अलग बनाना पड़ेगा। 8 - 2 mod x का ग्राफ अलग से बनाना पड़ेगा। उससे हो जाएगा सिंपली। तो अभी हमने सिर्फ देखा है, हमें -2 और 2 के बीच देखना था मेनली। तो ये है -2 और 2 के बीच में जब mod x 1 से ज्यादा है तो x स्क्वायर बड़ी है, लार्जर है, mod x लेस देन 1 है तो mod x बड़ी है। अब अगला आगे क्वेश्चन में ये भी एक्सटेंड किया, 4 तक ले गया है इसको -4 तक लाया है, तो मुझे इसमें भी देखना है।
तो उसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा 8 माइनस 2 मॉड x का, ये है ना 8 माइनस 2 मॉड x। तो देख लो कहाँ कब इंटरसेक्ट करेगा, सो किसके साथ कब इंटरसेक्ट करेगा ये। सो 8 माइनस 2 मॉड x का ग्राफ बनाओ इसी पे। क्या होगा भाई? सो अगर 8 माइनस 2 मॉड x, पहले मॉड x का ग्राफ है ये, माइनस मॉड x नीचे आ जाएगा, 2 मॉड x करोगे थोड़ी सी वैल्यू वो हो जाएगी, और 8 ऐड करना है, तो 8 जब ऐड करोगे सो x को 0 रखने पे वैल्यू 8 रहेगी इसकी, ठीक है। तो ये इस तरह ग्राफ बनाएगी, ये इसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि ये 8 माइनस 2 मॉड x को कब इंटरसेक्ट करेगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3 मॉड x बराबर 8, सो मॉड x बराबर 8/3, तो x की वैल्यू -8/3 या +8/3, प्लस माइनस 8/3 पे कट करेगी, 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ये कट करेगी 2 पॉइंट समथिंग पे, तो इसका ग्राफ जो होगा है ना 2.33 ना, सॉरी 2.66 होगा, 3 दूने 6 20, हाँ 2.66 पे। सो 2.66 का मतलब हो गया कि ये मॉड x का ग्राफ है ना, तो इसको कट करेगी वहां पे, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, और 2 से थोड़ा ज्यादा इस तरह का ग्राफ होगा इसका, ठीक है ना। तो किसका ग्राफ बनाया हूं मैं? 8 माइनस 2 मॉड x का। अच्छा ये भी तुम देख सकते हो कि 8 माइनस 2 मॉड x स्क्वायर को कहाँ पे कट कर रही है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो x स्क्वायर प्लस 2 मॉड x माइनस 8 बराबर 0। अब तुम्हें ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये पहले तुमने पढ़ा होगा हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। श्रीधर जो हाँ वो श्रीधर आचार्य का जो श्रीधर आचार्य मॉड है, यहाँ पे लगा सकते हो, मॉड के लिए होगा। सो यहाँ से मॉड x अगर मैं प्लस, अरे रुको तुम, सो ये -9 बराबर 0, नेगेटिव तो होगा नहीं, +3 आएगा। सो मॉड x बराबर 2, x बराबर +-2, तो x स्क्वायर को +-2 पे कट कर रही है। +-3 होगा ना, कैसे? तो वो स्क्वायर हट रहा है तो वो √9 होगा, तो वो तो +-3 होगा जी, लेकिन लेफ्ट साइड क्या है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? मॉड x नेगेटिव होता है कभी? नहीं मॉड x +1 नेगेटिव होगा, नहीं तो -3 हो सकता है। ठीक है। तो ठीक है ना, तो x स्क्वायर को कहाँ कट करेगी? +-2 पे, तो x स्क्वायर को एक्चुअली ये कट कर रही है +-2 पे। रफली मुझे बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ मैंने कैसे बनाया है देखो, फिर से इसको ठीक से बनाना पड़ेगा, तो मैं ये बताता हूँ, देखो इसका ग्राफ बना देता हूँ फिर से। तो अब जो एक्चुअल फंक्शन का ग्राफ बना वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि पहले तो आप x स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो, ये x स्क्वायर है, फिर आप मॉड x का ग्राफ बना रहे हो, ये मान लो मॉड x है, ये छोटा सा बना सकते हो मॉड x, रफली मान लो ये है। तो एक तो मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये 1 -1 है, ये 1 है, ये -1, और चलो मान लो 2 यहाँ है, तो 2 के लिए मुझे थोड़ा सा इसको खींच के थोड़ा ऊपर ले जाओ, तो ये 2 है यहाँ पे, और ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 2 है रफली, ठीक है, मैं तो सिमेट्रिक नहीं बन रहा ना, तो ये 2 मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 2 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, x स्क्वायर है ना, तो एक तो मॉड x है ना, और x स्क्वायर में 2 पे 4 आ जाएगी, तो इधर 8 है, इसने कहा था 8, सो यहाँ 8 मान लो ये नंबर है, तो 8 क्या है, 2 पे x स्क्वायर को कट करेगी तो मॉड x, हाँ तो मॉड x तो सीधी जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, x स्क्वायर को 2 पे कट कर रही ना। देख लो, तो मैं 3 कलर से कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आए। देखो
सो मॉड एक्स को मैं रेड से कर देता हूं फिर से। सो दिस इज आवर मॉड एक्स, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, और 8 माइनस 2 मॉड एक्स का ग्राफ ये है। 8 माइनस 2 मॉड एक्स का ग्राफ ये है रफली, और जो ब्लैक से है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ब्लैक जो है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है। एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये y बराबर मॉड एक्स है, और ये बराबर 8 माइनस 2 मॉड एक्स है। तो पहले मैंने डिसाइड किया था कहाँ कहाँ कट रहा है ना, तो मॉड एक्स और ये कट कर रही है 2.66 पे, 8/3 पे, ये कट कर रही है 8/3 पे। अब देख लो तुम भाई खुद से डिसाइड करो ध्यान से। इसने कहा था तुम्हें फंक्शन तुम्हारा क्या है, फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर जब मॉड एक्स लेस देन 2 था, और 8 माइनस 2 मॉड एक्स जब मॉड एक्स मोर देन 2 है ना। तो इस तरह क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने से आएगा। मैं अगर 10 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, उसके बाद तुम्हें तब आएगा जब 10 क्वेश्चन खुद करोगे और आगे 10-20 और करोगे सॉल्व, तब जाकर तुम्हें समझ आएगा क्या हो रहा है। अदरवाइज सिर्फ 1-2 क्वेश्चन मैंने करा दिए तो आपको नहीं आएगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना, तो दिमाग में आइडिया आना चाहिए क्या क्या कर सकते हैं, उसमें एक तरीका ये हमारे पास है। अब तुम पहचानो इसमें मैक्सिमम कौन है, तो मैं एक दूसरे कलर से पहचानता हूँ इसको। देखो इसने कहा था, पहले तो इसको देखो, जो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मतलब मॉड एक्स लेस देन 2 का मतलब -2 से 2 के बीच में बात करनी है मुझे बात करनी है -2 और 2 के बीच में, जो मैक्सिमम है वो सिलेक्ट करना है। फिर से ध्यान से बताओ, -2 और -1 में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है, मॉड एक्स या एक्स स्क्वायर है? सर 8 माइनस 2 मॉड एक्स होगा। अरे दिमाग तुम्हारा ढीला हुआ है, देखो वहां पे ठीक से। मैं बात कर रहा हूँ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू -2 पे, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू -2 फंक्शन हमारा ये है। 8 माइनस 2x का रोल ही नहीं है, ये तब है जब मॉड एक्स मोर देन 2 होगा। हाँ सर एक्स स्क्वायर। सो -2 हुआ ना, -1 से 0 में मैक्सिमम कौन है, ये मॉड एक्स, और 0 से 1 में मैक्सिमम कौन है, मॉड एक्स, 1 से 2 में मैक्सिमम कौन है, एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ 2 से आगे, तो 2 से आगे कहां तक पूछ रहा है, 4 तक, तो देखता हूं 4 रखूंगा तो 4 दूने 8 8 0, ये 4 हो गया, और ये एक्चुअली यहाँ पे जब ये फंक्शन आ रहा है ये -4 हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हें देखना है 2 से 8/3 में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है। अच्छा 2 से 8/3 मुझे इसी को लेना पड़ेगा, इसने फिक्स कर रखा है ना मॉड एक्स मोर देन 2 है, तो मुझे यही लेना पड़ेगा। तो ये वाला ग्राफ तो ये है, ठीक, ये आया, और इससे आगे मुझे यही लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। और -2 के बाद, ये -2 के बाद मुझे यही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। अब ठीक से देखो एक बार फिर से, ग्राफ एक्चुअली ये है, दिस यहाँ एक्स स्क्वायर था, फिर ये मॉड एक्स हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अब बताओ ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जिनको आइडिया है डिफरेंशिएबिलिटी का वो देख के बता पाएंगे। सर -2 और -1 0 1 2 8 इसमें डिफरेंशिएबल नहीं है। 8/3 पे क्यों नहीं है? सर 8/3 में क्योंकि वो कार्ड में कोई ब्रेक नहीं है, मतलब वो ऐसे ही डाउन चल रहा है। तो डाउन चला डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहां पर कट हो गया है। ठीक है। देखो तो होगा क्या, जब यहाँ से आ रहा हो तो यहाँ कॉर्नर बन रहा है, जहां भी कॉर्नर बन रहा है तो वहां डिफरेंशिएबल नहीं है। सो -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ये ऐसा था फिर ऐसा हो गया, तो स्मूथ नहीं है, यहाँ भी अचानक चेंज हुआ ना। सो ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -1 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 पे नहीं है और 2 पे नहीं है, बस। तो तुम्हें ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा ना, तो ग्राफ बना के सीखो तब कर पाओगे। ये क्वेश्चन आंसर है इसका। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन कर पाने के लिए एक अच्छा लेवल चाहिए आपका।
तो अच्छा लेवल कब होगा जब आपको ठीक से ग्राफ पता हो, ठीक से कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया हो तो हो जाएगा। तो बोला है कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या क्या है, तो ये है -2 -1 0 1 2, ठीक है, पहला ऑप्शन है। यस टॉपिक फर्स्ट का 27। नहीं नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन वहां पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एक्चुअली एट दैट कॉर्नर पॉइंट। जैसे मॉड x है, तो मॉड x में आप जानते हो ना x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉर्नर बन रहा है ना, तो वहां पे जब शार्प कॉर्नर बनता है तो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देयर, क्योंकि टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, कॉन्टिन्यूअस हर जगह है। हाँ जी, टॉपिक 1 में 20 क्या था, 21 27। ये वाला ठीक तो है। यस सर, सर वो मैंने ट्राई किया पर उसमें मेरा आंसर 0 आ रहा है और मैंने सॉल्यूशन देखा तो उसमें भी आंसर अलग था, इसलिए तो आपको सोचना पड़ेगा ना क्या है, x4 sin 1/x प्लस और x टेंड्स टू -इंफिनिटी है, पहले साइन को हटा दो, और हटाओगे कैसे, सो 1 प्लस मॉड x की क्यूब है यहाँ पे, ओके। तो sin 1/x का एक्सपेंशन लिख सकते हो, एक्सपेंशन लिखने में क्या है, तो पहले तो x² कॉमन निकल सकता है, तो ये है। अच्छा यहाँ मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ भी लगा हुआ है ना, ये बॉक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हो जाएगा। यस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जस्ट ब्रैकेट है, सर नॉर्मल ब्रैकेट है सर। अच्छा नॉर्मल ब्रैकेट है, सर अच्छा नॉर्मल ब्रैकेट है तो एक बार देखना पड़ेगा तुम्हें, क्वेश्चन में लिखा होता है ना, तो अगर नॉर्मल ब्रैकेट है तो ऐसे ही हो जाए बिंदु, उसका यूज नहीं करेंगे फिर तो। ग्रेटेस्ट रहता तो लिखा रहता। हाँ लिखा होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है जब ऐसा रहता है, तो सही कह रहे हो, लेकिन ये लिमिटेड क्वेश्चन है, आगे कुछ लिखा नहीं है, तो मुझे लगा तो चलो ब्रैकेट मान के कर लेते हैं। अरे ये क्या हो गया, आया, चलो ये क्या है, इसका ब्लैक हो गया, दिख ही नहीं रहा ठीक से, चलो इसको लिख देता हूँ, आ तो गया लेकिन वो ब्लैक हो गया। तो ये क्वेश्चन है, जैसा तुम लोग कह रहे हो कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो ये था x⁴ sin 1/x प्लस x² अपॉन 1 प्लस मॉड x का होल क्यूब, इतना ही लिखा होना चाहिए, देख लो। x -इंफिनिटी है तो मॉड x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -x3, ठीक है ना, तो डायरेक्ट x मॉड x को आप -x लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो जब x को आप -x डायरेक्टली लिख सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा सो लिमिट x टेंड्स टू -इंफिनिटी, सो वहां पे देख तुम्हारा -इंफिनिटी है, तो ये x⁴ sin 1/x प्लस x² अपॉन 1 - x³ हो गया ये, ठीक है, 1 - x³। अब तो मैं कहता हूँ sin 1/x का एक्सपेंशन लिख दो, ठीक है, तो 1 - x³ का भी सर फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 - x * 1 + x। प्लस x², अच्छा फिर उससे फायदा होगा, ये सर एक सर, से x प्रॉब्लम हो जाएगा, को x लिखने सकते से हैं। टोटल 1% x क्यूब से टोटल टर्म को 1% ऊपर नीचे x क्यूब से 1% मतलब डिवाइड कर देंगे, x³ से डिवाइड कर दे, चलो x³ से डिवाइड कर देते हैं, हाँ ये भी x टेंड्स टू -इंफिनिटी है, तो x³ से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x sin 1/x प्लस 1/x 1 अपॉन x³ -1, ये कहना चाह रहे हो,
तो अभी क्या फायदा होगा इससे? ऊपर का तो होगा आपका 1, नीचे का होगा -1। x टेंस टू इंफिनिटी लेने पे इसका आंसर क्या है? तो 0 हो गया, तो इंफिनिटी इंटू 0, तो इसको ब्रेक करना है तो 1। अच्छा ओके ठीक है। तो अभी क्या आएगा देखो, ये जो सजेस्ट कर रहा है ये भी सही है, क्योंकि जब भी तुम चेंज भी कर सको, अगर तुम्हें यहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा हो ना, तो तुम ऐसा कर सकते हो, y बराबर 1/x ले लो और ये टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हो। x माइनस इन्फिनिटी है ना, तो एक 1/-, 0 माइनस के करीब जाएगा, तो तुम 1/x को y रख के भी काम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं वैसा कर दूं एग्जांपल के लिए, x नीचे आ जाएगा 1/x, तो वो 1 हो जाएगा। यस यस, वही कहना चाह रहा हूं मैं। ये तो डायरेक्ट आपको दिखेगा, ये x को डिनोमिनेटर ले आओ, तो sin 1/x अपॉन 1/x 1 हो गया, क्योंकि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है। इसमें लिमिट इंफिनिटी है ना, इसलिए वो 0 होगा ना, लिमिट 0 हो तब वो 1 होता है। तो हो रहा है ना 0, 1/x कहाँ पे जा रही है? ये 0। हाँ तो 0 ये चाहिए ना आपको, इसमें कह रहा हूँ आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना x में, तो एक काम करो y ले लो 1/x, अब इसको y में चेंज कर दो। देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 माइनस sin y अपॉन y प्लस y अपॉन 1 y क्यूब माइनस 1, ये लो। तो इसी क्वेश्चन को मैंने y के टर्म में लिख दिया आपके समझ के लिए, जिन लोगों को 1/x में प्रॉब्लम होता है उसके लिए, तो 1/x को y रख दिया। अब ये तो sin y अपॉन y टेंस टू 0 है तो 1 हो गया, तो आ गया 1 प्लस 0 0 माइनस 1, तो आंसर इज -1। ओके सर। ठीक है, सही बता दूं ना, तो ऐसे हो गया। सर डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट में 4th वाला। एक मिनट, हाँ तो सच वो कर देता हूँ।